हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल जी। आज मैं बजट पे ही एक तीसरा वीडियो है मेरा बजट पे। कुल तो बजट की हम चर्चा करेंगे। बजट पे चर्चा आज ये है खास तौर पे कि जो हमारे बजट के अंदर जो मुख्य बातें हैं हम उसको थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि बजट है क्या। हालांकि मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में बता दिया था। बजट का मतलब है कि सरकार अपने एक साल का भावी अगले साल का एक अनुमान बताती है कि इतनी हमें प्राप्तियां होंगी, इतने खर्चे होंगे। तो एक पूर्वानुमान है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है बजट। और जो हमारा संविधान है, जो हमारा सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट है जिससे हमारा पूरा देश चलता है, ठीक है, उसके अंदर बजट शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। और बजट की जगह लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। और उसको अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं। अब हम आ जाते हैं मुख्य चीजों पे। तो देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो भारत सरकार ने ये घोषणा कर रखी है, जो हमारे जब देश की आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट हुए थे, जैसे आपको पता है हमारी देश की आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। और जब इसके 75 वर्ष हुए तो टाइम था 15 अगस्त 2022। जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, इसमें 75 वर्ष जोड़ लो, 75 ईयर्स। तो 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष कंप्लीट हो गए। ठीक है, और जो अगले 25 वर्ष है, जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे 15 अगस्त 2047, तो जो अगले 25 वर्ष है 15 अगस्त 22 से लेके 15 अगस्त 2047 तक, इस काल को सरकार ने डिफाइन किया है अमृत काल के रूप में। अमृत काल तो मतलब सरकार ने आगामी 25 वर्ष को बताया अमृत काल। अमृत काल का मतलब एक बहुत ही ऐसा पवित्र समय है, बहुत ही एक देश की उन्नति के लिए बहुत ही मार्मिक समय है। यदि हम इन 25 वर्षों में अच्छा काम कर जाते हैं तो हम एक विकसित भारत के सपने को एक अपनी आंखों से साकार होते हुए देख सकते हैं। तो इसीलिए सरकार ने देखो लिख भी रखा है, तो आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। और ये देखो G20, मतलब सर आपने देखा ही होगा अभी कुछ समय पहले ही विश्व का एक सबसे पावरफुल ब्लॉक के रूप में G20 देश है, मतलब 20 देशों का समूह, चूंकि अब तो उसमें 21वां सदस्य भी ऐड हो गया, उसका भारत ने पहली बार होस्ट किया था इंडिया में। ठीक है, तो चलो हम वापस बजट पे आ जाते हैं। बजट पे देखो लिखा हुआ है अंतरिम बजट। देखो वित्त मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको प्रिपेयर करती है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, और इसमें लिखा है अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य बातें। मुख्य बातों का मतलब हर बात इसके अंदर मेंशन है, वो दूसरे डॉक्यूमेंट है, मेन चीजें कौन सी है। और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, और अब समय है 2023-24 का चल रहा है, 1 अप्रैल 2024 से 24-25 का बजट शुरू हो जाएगा। ठीक है, अंतरिम बजट क्या है। बजट मैंने बता दिया अनुच्छेद 112 में। देखो बजट दो प्रकार के होता है, मोटा मोटी आमचल और आम बोलचाल की भाषा में। एक तो बजट होता है कंप्लीट बजट। कंप्लीट बजट होता है अगले वित्त वर्ष को पूरा बजट के लिए, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब पूरा एक वर्ष के लिए होता है, एक वर्ष के लिए। जैसे अभी बजट चल रहा है तो वो कंप्लीट बजट है, 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2024 तक चलेगा। तो इसको बोला जाता है पूर्ण बजट। हालांकि ये पूर्ण बजट नहीं है, ये अंतरिम बजट है। और अंतरिम बजट के रूप में, चूंकि अंतरिम बजट है तो इसका स्वाभाविक व्यवहारिक मतलब है अंतरिम बजट उस वर्ष में जारी किया जाता है जिस वर्ष में देश में आम चुनाव होने वाले हैं। हम सभी को पता है मई के अंदर भारत के जो प्रधानमंत्री का चुनाव होते हैं वो चुनाव होने वाले आम चुनाव, इसलिए इस वर्ष अंतरिम बजट पेश किया गया है। दूसरा, अंतरिम बजट पेश करने का एक मुख्य वजह यह भी होती है कि चुनावों के अंदर आम जनता को भ्रमित ना कर दे, सरकार अपनी सत्ता का मिसयूज ना कर दे, बहुत बड़े वादे ना कर दे, ताकि विपक्ष मतलब कि एक प्रकार से वोट ही ना मांग पाए और उसको बिल्कुल ही छोटा साबित कर दे और मोदी जी या सरकार उस वजह से चुनाव जीत जाए। आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए और वोटरों को प्रभावित ना करे, इस वजह से भी एक अंतरिम बजट लाया जाता है। और एक मुख्य वजह यह है कि देखो सीधा सा मतलब है कि सरकार को पावर भी मई 2024 तक की है। उसके बाद मोदी जी को पावर भी तभी मिलेगी जब वो चुन के आएंगे, तो उनको जब पावर ही नहीं होगी तो उस समय का वो बजट पारित करने का या बजट लाने का कोई भी उनको अधिकार भी नहीं है। तो कुल मिला के सार ये कि एक अंतरिम बजट है। ठीक है, अंतरिम बजट में सबसे पहले लिखा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के लिए परंपरागत रूप से हम सामाजिक न्याय को देखते हैं तो जाति व्यवस्था उस हिसाब से देखें, एससी क्लास, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उन लोगों को देख के उन लोगों के विकास को माना जाता है
सोशल जस्टिस परंपरागत रूप से, जैसे SC है, ठीक है, ST है, OBC है, महिला है, माइनॉरिटी है, चिल्ड्रन है, ओल्ड एज है, इन सभी को माना जाता है, इनको मतलब समाज में ये वर्ग वो है जो पीछे है मुख्य धारा से, उस वर्ग को सामाजिक न्याय बोला जाता है। किंतु जो मोदी जी है, जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने आजादी के अमृत काल में सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने बोला है कि मेरे लिए ये मुख्यतः 4 जातियां हैं, और उन्होंने जो 4 जातियां बताई है उसमें ज्ञान फॉर्मूला बताया है, ज्ञान GYAN। ज्ञान में मतलब G का मतलब है गरीब, ठीक है, Y का मतलब है युवा, A का मतलब है अन्नदाता, और N का मतलब है नारी। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे 25 वर्ष से आगे के वो गरीबों पे फोकस है, ठीक है, हम अन्नदाताओं पे फोकस करेंगे, युवाओं पे फोकस करेंगे और नारी पे फोकस करेंगे। और आपने देखा होगा व्यवहारिक रूप से बजट से पहले भी कुछ चीजें चर्चा में, जैसे नारी के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसको नारी वंदन अधिनियम बोला गया है। उसी प्रकार युवाओं के लिए भी बहुत सी स्कीम लॉन्च की, जैसे स्किल इंडिया मिशन जारी किया है। वैसे ही अन्नदाताओं के लिए 3 किसान का कानून लाई थी सरकार, हालांकि वो किसान आंदोलन, किसानों के दबाव की वजह से वापस भी लेने पड़े। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है, सब चीजें भी किसानों के लिए उन्होंने सरकार ने काम किया। इसी प्रकार गरीब के लिए, सबके लिए आवास है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य, शिक्षा, उस पर काम करिए। तो मतलब सरकार के मतलब जो मेन जो फोर्स, जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब जो मेन 4 पिलर है जिसके ऊपर पूरा बजट या आजादी का अमृतकाल टिका हुआ है, उसमें 4 लोग वो है, गरीब है, अन्नदाता है, युवा है और नारी है। तो ठीक है, इसी पे हमारा फोकस है, और यही खासकर बजट में मुख्य बातों में लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसे लिखा हुआ भी 4 प्रमुख में, गरीब है, महिला है, युवा है, अन्नदाता है, किसान, प्रधानमंत्री। और आगे लिखा है गरीब कल्याण देश का कल्याण। गरीब कल्याण देश का कल्याण में बोला है मोदी जी ने कि पिछले 10 वर्षों में, जब से मैं सत्ता में आया हूँ, 2014 में, 10 सालों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। और बहुआयामी गरीबी, गरीबी का मतलब भी यहाँ बहुआयामी गरीबी है। बहुआयामी गरीबी का मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो कि UNDP द्वारा, संस्था के द्वारा जारी भी किया जाता है। इसके अंदर गरीबी का पैरामीटर का सिर्फ पैसे से ना होके, पैसे के अलावा शिक्षा है, अच्छी स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था है, ठीक है, न्याय है, सभी पैरामीटर पे गरीबी को देखा जाता है। उस बहुआयामी आधार पे 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 सालों में गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है, बाद में उन्होंने ये बोला है कि जो PM जनधन खाते हैं उसमें 34 करोड़ लोगों ने मतलब खाते हैं, उनको हम सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं फंड, जैसे किसी भी चीज की सब्सिडी है, पेंशन है, स्कॉलरशिप वगैरह है। 34 करोड़ खाते हैं जनधन बैंक खातों में, 34 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है। ठीक है, और दूसरा है इन्होंने PM स्वनिधि, मतलब 34 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट ट्रांसफर है। फिर इन्होंने एक मतलब नई स्कीम लॉन्च की है, PM स्वनिधि, जिसकी घोषणा की है जो फेरी वाले हैं, जो मतलब ये रेडी वाले, पटरी वाले, उनको लिए भी इन्होंने 20,000 रुपए तक की एक स्कीम लॉन्च की है, PM स्वनिधि योजना। उसके तहत उन्होंने कहा 78 लाख लोगों को, ऐसे 78 लाख फेरी वाले जिनको हमारी सरकार ने सहायता की है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया PM जनमन योजना। PM जनमन योजना के लिए जो PVTG है, PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसका मतलब है कि ऐसी जनजातियां जो जनजातियों में भी पिछड़ी हुई है, उसको बोला जाता है PVTG ग्रुप। और ये माना जाता है भारत में 75 ऐसी ट्राइबल्स हैं जो PVTG है। तो उनके लिए इन्होंने बोला है कि PVTG पे हमारा विशेष बल है, उसको इन्होंने PM जनमन योजना का नाम दिया, जनमन। इसी प्रकार उन्होंने PM विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा का तो जो हमारे विश्वकर्मा जी भगवान है उनसे प्रेरित होकर जो नाई है हमारे देश में, नाई है, धोबी है, कुम्हार है, सुनार है, ठीक है, लुहार है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए तक की एक योजना है, जो जिसमें 3 लाख तक का ऋण भी है। उसके लिए इन्होंने बोला कि PM विश्वकर्मा योजना, जिसमें 18 व्यवसायों को कवर किया गया है। फिर अन्नदाताओं के लिए इन्होंने बोला है कि 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सम्मान, मतलब 6,000 रुपए जो हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आती है, उसकी चर्चा की है। इसी पर फसल बीमा योजना में इन्होंने बोला है कि 4 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिला है, 4 करोड़ किसानों को। फिर उन्होंने बोला ई नाम में 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया, 3 लाख करोड़ रुपए का अवैध खरीद फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिली है। ई नाम का मतलब है ई नाम इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और आपको पता है कि जो किसानों के लिए
कानून काम करता है वो काम करता है एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। और ये राज्य सरकार का कानून होता है। हर राज्य सरकार जो राज्य की जो मंडियां होती है, मंडी यार्ड जिसको बोला जाता है, उसके लिए अलग से कानून होता है। इन सभी को एक इंटीग्रेट करने की मुहिम है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि जो एपीएमसी मंडियों के अंदर, राज्यों के अंदर जो कमियां है वो कमियां ना होकर किसान भाई पूरे देश में कहीं भी मतलब माल बेच के कहीं से भी माल को शिफ्ट कर सके। उसके लिए है ई नाम, इसके लिए मंडियों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फिर है नारी शक्ति। नारी शक्ति में ये है कि मुद्रा योजना के तहत जो 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, शिशु किशोर तरुण 3 प्रोडक्ट है, 10 करोड़ रुपए तक का लोन जो कोलेट्रल फ्री लोन है, वो ऐसा बोला गया है कि 30 करोड़ महिलाओं को इसको फायदा मिला है। उसी प्रकार जो हायर एजुकेशन है, महिलाओं को उसमें 28% का उसके अंदर नामांकन बढ़ा है। ठीक है, स्टेम पाठ्यक्रमों में स्टेम पाठ्यक्रमों में जो गर्ल्स है उसमें 43% नॉमिनेशन है। स्टेम का अंततः साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर और मैथ। स्टेम में 43% जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। इसी प्रकार पीएम आवास योजना में जो मकान मिल रहे हैं वो 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए। उसी प्रकार पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसमें लिखा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द हासिल किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और मकान में, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 5 करोड़ मकान तैयार होने वाले हैं। फिर आगे है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का देखो, जिस दिन 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी दिन सरकार एक घोषणा करती है पीएम सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इस उससे जोड़ के देखा जा रहा है। और यहाँ पे जो सोलर मिलता है, भगवान ने जैसे हमारी जियोग्राफी ऐसी बनाई है कि भगवान की दया से यहाँ पे धूप बहुत आती है, उस धूप से जो हीट मिलती है उसको हम सूर्य ऊर्जा में यदि तब्दील कर देते हैं, उससे ना सिर्फ भारत की मतलब आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, बल्कि भारत उसमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो सकता है। इसलिए ऐसे 1 करोड़ परिवारों को टारगेट किया जाएगा और 300 यूनिट उसके अंदर बिजली फ्री मिलेगी हर महीने। ठीक है, इससे हर एक परिवार को माना जाता है साल के अंदर 15 से 18 हजार रुपए की बचत इन द सेंस ऐसे कि जो बिल आ रहा है बिल नहीं आएगा। ठीक है, फिर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत का मतलब आयुष्मान नाम से है कि आयु बढ़ाना, और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है एक प्रकार से। इसमें 5 लाख रुपए तक की सालाना मतलब कि सरकारी सहायता मिलेगी, आयुष्मान भारत। ठीक है, उसके आगे फूड, कृषि, अन्नदाताओं के लिए लिखा है जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, उससे 38 लाख किसान लाभान्वित हुए, 10 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जैसे खाने पीने के जो प्रोडक्ट तैयार होने वाली इंडस्ट्री है, जैसे कि गेहूं है, गेहूं से आटा बना दिया, ठीक है, आटा से बिस्किट बना लिया। तो जो आटा और बिस्किट बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो होती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए स्कीम आई है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उसमें माना जाता है कि किसानों को काफी फायदा मिला है। फिर एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की औपचारिकरण योजना, जो माइक्रो लेवल पे जो छोटी यूनिट है फूड प्रोसेसिंग वाली, उसको फॉर्मलाइजेशन करने के लिए सरकार ने 2.4 लाख योजना से 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप और 60,000 लोगों को ऋण की फायदा मिला। कहने का भाव ये कि हमने कृषि और कृषि से जुड़े उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे काफी काम किए। ठीक है, फिर आर्थिक उन्नति, रोजगार विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे युवा के, जिसे होता है ना, एक किसान है, एक युवा, एक अन्नदाता और नारी, तो अब युवाओं की बात है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक का 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाया जाएगा जो कि इनोवेशन पे काम करेगा, और इसमें 50 वर्ष तक इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। फिर रक्षा क्षेत्र के लिए जो डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूती देने के लिए डीप टेक के लिए नई योजना, डीप टेक्नोलॉजी, आपको देखा होगा डीप फेक भी बोला जाता है वैसे इसको विभाग में, मतलब कि जैसे कि मान लो किसी की फोटो है उसमें एडिट कर देना और उसको वायरल कर देता, उसको बोलता है डीप, मतलब उसका डीप लेवल पे उसको चेंज कर दिया, फेक मतलब ये सूचना फेक है तो डीप फेक। तो उस टेक्नोलॉजी में खासकर हमारी जो महिला और बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, वर्तमान में काफी घटनाएं भी ऐसी है, तो सरकार उस पर काम करेगी। फिर बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंग्लिश में बोलते हैं, बुनियादी ढांचा मतलब अवसंरचना भी बोला जाता है। ऐसे आर्थिक मतलब कि वो विकास किया जाएगा जिसका फायदा आगामी कई वर्षों तक मिलेगा, जैसे कि सड़क है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, उन सब चीजों के लिए बंदरगाह है। बुनियादी ढांचा और विकास के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च व्यय किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार रेलवे है, रेलवे में जैसे लॉजिस्टिक को मतलब लॉजिस्टिक सर्विस, जैसे माल का, जैसे गुड्स का और सर्विस का जो मूवमेंट और स्टोरेज है उसको बोला जाता है लॉजिस्टिक सर्विस। उस लॉजिस्टिक सर्विस के लिए सरकार बेहतर काम करेगी और सब चीज को पीएम गति शक्ति जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मोदी जी खुद चेक करते हैं उससे मॉनिटर भी किया जाएगा। इसके साथ 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारों की पहचान की गई है। एक तो उसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट का गलियारा,
ठीक है, दूसरा है पतन संपर्क गलियारा, तीसरा आर्थिक यातायात वाले गलियारे, और 40,000 सामान्य डब्बे जैसे कोच बनाए जाएंगे जो वंदे भारत की तर्ज पे बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर विमानन क्षेत्र है, बस सिविल एविएशन सेक्टर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिविल एविएशन सेक्टर। ठीक है, उसके अंदर देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दुगनी, 517 नए हवाई मार्ग से 1.3 करोड़ यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा दिया, और 1000 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर भी दे दिए गए। उसी प्रकार हरित ऊर्जा के लिए 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसिफिकेशन तरलीकरण, मतलब जो कोयला है, कोयले को रिफॉर्म किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, उसके लिए स्कीम है। और फिर है सीएनजी और पीएनजी में मतलब बायोगैस को दिया जाएगा, मतलब कि बायोगैस पे मतलब ग्रीन एनर्जी पे फोकस है। कुल मिला के जीवाश्म ईंधन की जगह हम ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेंगे, ताकि एक तरफ तो जीवाश्म ईंधन पे हमारी निर्भरता कम हो तो पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होगा, दूसरा भारत इसमें आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से ये ग्रीन एनर्जी पे काम है, ग्रीन एनर्जी। ठीक है, फिर है पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन के मामले में आपको पता है कि भारत के अंदर एक कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वानी। भारत के अंदर ऐसी कोई पूरा, जैसे नेहरू जी ने भी अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के लिए बोला है कि एक लघु विश्व है। लघु विश्व का मतलब है कि मिनी वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जो चीज हम बाहर देखने जाते हैं, जो चीज है वो सब भारत के अंदर है। भारत के अंदर आपको पता होगा इतने धार्मिक स्थल है, इतने आध्यात्मिक स्थल है, यहाँ पे इतना नेचुरल एडवेंचर है। ठीक है, यहाँ पे आप इतनी नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, सब चीज है। और भारत का यदि टूरिज्म क्षेत्र को यदि हम प्रमोट करते हैं तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम पूरे विश्व में सबसे टॉप पे पहुंच सकते हैं, पूरे विश्व में। और जिससे भारत की जीडीपी, देश के मतलब लोगों को रोजगार, देश की सरकार का टैक्स का कलेक्शन वगैरह सब कुछ बढ़ सकता है। इसलिए पर्यटन पे हमने बहुत फोकस किया। और पर्यटन के तहत ही आपने सुना होगा, अभी चर्चा में भी था लक्षद्वीप, जो हमारा एक आइलैंड है, जो इधर देखोगे तो इस साइड में है, केरल के इस साइड में। ठीक है, इधर अंडमान निकोबार है। तो लक्षद्वीप का, और आपने देखा होगा मालदीव एक देश है, उसके बीच में विवाद भी था, क्योंकि मालदीव एक ऐसा देश है जो खुद आइलैंड है, और उसके देश की जीडीपी टिकी हुई है टूरिज्म पे। और टूरिज्म में भी वो, टूरिज्म में अधिकांश वहां पे भारत के लोग आते हैं, यानी भारतीयों की कमाई पे उसकी कमाई टिकी हुई है। और मोदी जी ने ये बोल दिया कि आप लक्षद्वीप मत जाओ, मतलब भारत के लोगों को बोला है कि आप लक्षद्वीप आओ, लक्षद्वीप में बहुत बढ़िया टूरिज्म है, बहुत बढ़िया आइलैंड है, हम इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर लगा रहे हैं, यहाँ पे बढ़िया 5 स्टार होटल बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी पे काम किया जाएगा। और आप इसकी जगह मालदीव मत जाओ, क्योंकि मालदीव जाओगे एक तो भारत का पैसा वहां जा रहा है, दूसरा मालदीव उस पैसे का यूज हमारे खिलाफ कर रहा है, वो चाइना और पाकिस्तान से मिला हुआ है। ठीक है, तो इस पे विवाद भी हुआ था। और इसमें देखो बजट में भी लिखा हुआ है कि सरकार पर्यटन के क्षेत्र के लिए वैश्विक स्तर पर इसकी ब्रांडिंग करेगी, मार्केटिंग करेगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है। और सेवाओं, वहाँ की सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ताकि कंपटीशन हो। ठीक है, वित्त पोषण के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त लॉन्ग टर्म फाइनेंस किया जाएगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है, वेरी गुड स्टेप, सॉरी वेरी गुड स्टेप, बहुत अच्छा है। इससे ना सिर्फ हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से फायदा है, बाकी जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बहुत बेनिफिट है। देश की एकता, अखंडता और जो अक्षुण्णता है उसको भी मजबूती मिलती है। ठीक है, और आगे निवेश। निवेश में मोदी जी ने यह कहा कि पिछले 10 सालों में 569 लगभग 600 अरब डॉलर का एफडीआई है, जो मनमोहन सिंह की 10 साल की एफडी से ज्यादा है। कुल मिला के यहाँ पे मोदी जी एफडी के नाम पे ये बताना जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार थी, उससे डबल एफडी हमारे यहाँ पे पिछले 10 सालों में आ गई। तो वो यहाँ पे एक प्रकार से राजनीतिक स्टेटमेंट ही ज्यादा है। ठीक है, बाकी विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार, जैसे मतलब मोदी जी की सरकार पे हमेशा से आरोप लगते आ रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन में देखा हो, चाहे वो हमने सीए एनआरसी में देखा हो, चाहे आर्टिकल 370 हटाया उस समय देखा हो, चाहे राम मंदिर के मुद्दे पे, नोटबंदी, जीएसटी, जो भी मोदी सरकार ने बड़े कदम उठाए, हर जगह एक चीज हमने देखी, हर राज्य सरकार, खासकर वही राज्य सरकार है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, उन्होंने राज्य सरकारों ने एक ही बात बोली है कि मोदी जी हमारे अधिकार को कम करे, मोदी यहाँ पे तानाशाह बन गए, मोदी ये बन गए, मोदी वो बन गए, राज्यों के अधिकार को काटा जा रहा है। तो मोदी जी ने इस चीज को एक जवाब दिया है बजट के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि राज्यों को 75,000 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा 50 वर्ष के लिए। यहाँ पे एक प्रकार से सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया, सहकारी संघवाद, जो अच्छी चीज है। इससे मतलब अब डिपेंड ये करता है कि मोदी जी ये कौन से राज्यों को पैसा देते हैं। पता चले बीजेपी वालों को दे रहे हैं, फिर वापस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यदि ये दूसरों को भी देते हैं तो वाकई एक अच्छा स्टेप है। ठीक है, फिर है
संशोधित अनुमान रिवाइज एस्टिमेट, अब वर्तमान का जो बजट चल रहा है 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24, इसके लिए कुछ एस्टिमेट को रिवाइज किया है, मतलब कि पहले जो अनुमान लगाया था उसमें संशोधन किया सरकार ने, क्योंकि अगले एक साल में जैसे बजट आया, अब अगले साल में पता थोड़ी ना क्या घटना घटित हो जाए, जैसे पहले बजट आया था बाद में कोरोना आ गया तो पता थोड़ी ना था, उससे जो एस्टिमेट लगाए गए थे, अनुमान लगाया गया था कि भाई इतनी प्राप्तियां होगी, इतनी टैक्स से होगी, इतनी जीएसटी से होगी, इतनी इनकम टैक्स से होगी, इतने वहां खर्च होंगे, तो वो सब क्या संशोधित करने पड़ते हैं। तो इसमें सरकार ने बोला है कि कुल मिला के देखो, ये तो प्राप्तियों की बात है, टैक्स प्राप्ति वगैरह, फिस्कल डेफिसिट बोला है, देखो मेन है फिस्कल डेफिसिट, ये बोला गया 5.8%, 5.8%। और फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू, जैसे अर्थव्यवस्था की भाषा में तो ये मार्केट बोरोविंग के बराबर होता है, कहने का सरकार की जब अपनी कमाई से ऊपर खर्चा हो जाता है तो उधारा लेना पड़ता है, उसी को बोल जाता है राजकोष से घाटा। तो 100 रुपए का खर्चा है, सॉरी 100 रुपए की कमाई है और खर्चा 105 रुपए 80 पैसे, 5 रुपए 80 पैसे जो ऊपर खर्चा है तो वो मान लिया जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट है, सरकार ने ये बोला है। और जो इस साल का बजट है 2024-25, जैसे इसके आगे, इसमें फिस्कल डेफिसिट का अनुमान लगाया 5.1%, 5.1% यहाँ पे लिखा हुआ भी है 5.1%। और अगले जो मतलब कि जो बजट है वो माना गया लगभग 48 लाख करोड़, 47.66 लिखा है, 47.66 लाख, इसको मोटा मोटा हम मान सकते हो 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है अगले साल का। ठीक है, बाकी प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर आपको पता है टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस व्यक्ति पे मतलब कि टैक्स का बोझ सरकार डालती है उसी को सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मैंने पैसा कमाया, ठीक है, और मैं टैक्स दे रहा हूँ, मेरे जो टैक्स जा रहा है वो मेरी जेब से जा रहा है, मेरे से सरकार ले रही है, उसको बोला जाता है इनकम डायरेक्ट टैक्स। और एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स, जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होता है, हर महीने उसकी सैलरी से कुछ टैक्स लेती है जिसको टीडीएस बोला जाता है, वो भी एक प्रकार का क्या है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, भी एक प्रकार का क्या है इनकम टैक्स। तो वो क्या डायरेक्ट टैक्स। एक टैक्स वो होता है जो सरकार लेती किसी और से है, कलेक्शन किसी और से करती है, बोझ टैक्स का किसी और पे पड़ता है, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब टैक्स कलेक्शन का माध्यम इनडायरेक्ट है। उदाहरण के तौर पे जीएसटी, जीएसटी, अब जीएसटी पे मान लो ये मैंने शर्ट पहन रखी है, इस शर्ट पे जो दुकानदार ने मुझसे जीएसटी जोड़ के पैसा लिया, जीएसटी तो मैंने दुकानदार को दी, पर सरकार मेरे से पैसा ना लेके किससे लेगी, दुकानदार से लेगी, तो उसको बोला जाता है जीएसटी। तो देखो ये प्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। तो सरकार ने कुछ प्रत्यक्ष कर पे बातें बताई है, कुछ अप्रत्यक्ष कर पे बात है। प्रत्यक्ष कर पे ये बताई है कि जो हमने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखा है और पिछले 10 सालों में आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या 2.4% बढ़ गई, सॉरी 2.4 गुना हो गई। मतलब पहले 10,000 लोग आईटीआर भरते थे मनमोहन सिंह के टाइम में, तो 24,000 लोग आईटीआर भर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है कि लोगों का टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स के प्रति सरकार के प्रति जो जिम्मेदारी बनती थी उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड आया। उसके पीछे जहां तक एक मैं सीए होने के नाते मैं 2-3 वजह से बोल सकता हूँ, जो मैंने व्यवहार में देखा कि ऐसा मतलब कि ऐसा क्यों आईटीआर फाइल की। एक तो देखो इसमें मेन चीज है नोटबंदी, ठीक है, नोटबंदी, नोटबंदी से क्या हो गया, लोगों के दिमाग में एक चीज अच्छे से आ गई कि बैंक जाने में फायदा है, ठीक है, तो बैंक में सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, कैश में लेन देन कम हुआ, तो एक मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से कहूँ तो सरकार के प्रति टैक्स देने के प्रति अच्छा कल्चर विकसित होने में मदद मिली। दूसरा यहाँ पे मैं मानूंगा जीएसटी, जीएसटी से क्या व्यापार को फॉर्मलाइज कर दिया, औपचारिक कर दिया, उससे क्या बैंक रिकॉर्ड में आ जाते हैं सब ट्रांजेक्शन, तो फिर एक आईटीआर भरने के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। एक इसके पीछे मैं डिजिटल इंडिया मूवमेंट को मानूंगा, डिजिटल इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और एक जैसे ईडी जैसी जांच एजेंसी तो एक काम करती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स वाले घूमते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक आम जनता में एक भय भी बनता है कि यार हमें टैक्स भरना चाहिए, आज नहीं तो कल रडार पे आ जाएंगे, इससे बड़ी आईटीआर फाइल ही कर दो। और कुछ अपने राजस्थान में जिस क्षेत्र में अपने रहते हैं गंगानगर हनुमानगढ़, इस इधर का क्या है कि इधर बहुत से ऐसे लोग मैंने देखा कि जो विदेश जाते हैं, जैसे कि कनाडा चले गए, ठीक है, यूके जाते हैं, इधर से अमेरिका, न्यूजीलैंड इधर जाते हैं, तो यहाँ पे जब वो अपनी आय का विवरण देते हैं तो उस समय भी सरकार की जरूरत होती है, सरकार मांगती है उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो कुछ इस वजह से भी, और पिछले सालों में, पिछले 10-20 सालों में ये भी देखा गया रुझान के रूप में कि लोग विदेश जाने वालों की संख्या बढ़ी है। तो कुल मिला के काफी कारण है आईटीआर बढ़ने के, तो मोदी जी ने ये बोला है। और एक मोदी जी ने ये बात बोली है कि जो वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी जो 75
25,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर की मांग, और 2011 से 2015 तक की 10,000 रुपए तक की बकाया जो डिमांड नोटिस है, ये डिमांड नोटिस है, जो डिमांड नोटिस ऑफ मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग ने जो डिमांड नोटिस जारी कर रखे हैं 25,000 रुपए 10,000 रुपए तक के समय के हिसाब से, तो उनको वापस ले लिया, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे एक आम भारतीय को राहत मिली है, आम भारतीय को राहत। ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत बढ़िया किया। एक देखो 1 लाख इसे 1 करोड़ करदाताओं को माना जाता है लाभ मिलेगा। बाकी सॉवरन वेल्थ अथवा पेंशन फंड द्वारा के निवेश स्टार्टअप के लिए लाभ बढ़ा दिया गया, ये तो चलो इतना नहीं है। एक अप्रत्यक्ष कर पे आते हैं। अप्रत्यक्ष कर में जैसे जीएसटी आया है, जीएसटी से माना गया है कि एक आम भारतीय भी मानता है जो जीएसटी को समझता है कि पहले से टैक्स व्यवस्था बहुत इजी हुई है, टैक्स में एक अच्छा रिफॉर्म है। आजादी के बाद मैं यूं कहूं तो डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट दोनों में मिला के भी सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है तो वो जीएसटी है, ठीक है। और जीएसटी में माना गया कि 1.66 लाख करोड़ पे सरकार को मंथली एवरेज कमाई हो रही है, और ज्यादा टैक्स मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि सरकार ज्यादा पैसे आने की जिसे खुश है। सरकार पैसे की ज्यादा आने की बजाय सरकार इस बात में खुश है कि ज्यादा पैसा इसलिए आ रहा है कि व्यवस्था ईमानदारी से काम करी है और देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है। और दूसरा, यदि ज्यादा पैसा आ गया, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, ईमानदारी है, तो हम वेलफेयर स्टेट है, तो हम इस पैसे को गरीब के कल्याण तक भी लगा सकते हैं, ठीक है। जीएसटी का बेस डबल हो गया, ठीक है, ये सब चीजें है। फिर 94% उद्यमियों के साथ जीएसटी बहुत अच्छी रही है। अब ठीक है, सप्लाई चेन युक्ति संगत बनी, व्यापार उद्योग पर उन पर कहने का मतलब है कि जीएसटी आने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, व्यापार करने में सुगमता आ गई, ठीक है। पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था के तर्कसंगत बनाने के प्रयास, एक तो इसमें इन्होंने दिखी है कि मनमोहन सिंह की सरकार में 2.20 और 2,20,000 रुपए तक वालों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। 2,20,000 से ऊपर जिसकी भी कमाई होती थी तो उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। हमारे राज्य में ऐसा हो गया 7 लाख तक को कोई कमाई नहीं देनी, 7 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है उसको टैक्स देना है। तो ये कह रहे हैं कि एक आम भारतीय को उसमें व्यवस्था में मतलब एक विश्वास जमा है। जैसे मान लो किसी की 5 लाख पे इनकम है तो पहले टैक्स देना पड़ता था, 7 लाख तक उनको देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इन्हें बताया कि खुदरा व्यवसायियों के अनुमानित कराधान के लिए जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, कॉम्पोजिशन स्कीम को 3 करोड़ तक कर दिया। 3 करोड़ तक वाले को एक प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम बनेगी और प्रेजेंटिव बेसिस पे उस पर टैक्स लगाया जाएगा। उनको बहुत ज्यादा अकाउंट डिटेल वगैरह रखने की जरूरत नहीं होती है, जैसे इनकम टैक्स में एक कॉम्पोजिशन स्कीम होती है, ऐसे जीएसटी में भी एक कॉम्पोजिशन स्कीम होती है कि खुदरा व्यापारियों के लिए एक लिमिट, थ्रेश होल्ड लिमिट रख दी, इस लिमिट पे सीधा ही हम टैक्स लगेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक पेशेवरों के लिए वो जैसे एक सीए है, ठीक है, एक डॉक्टर है, ठीक है, इन सभी के लिए 75 लाख की लिमिट कर दी। और उसी प्रकार जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनकम टैक्स, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई नई कंपनी खुली है तो उसको इनकम टैक्स की 15% की दर से उसको टैक्स देना पड़ेगा। और ये कुल मिला के मेक इन इंडिया कैंपेन को मजबूत करना है। मेक इन इंडिया का मतलब है कि जो भारतीय आवश्यकताएं हैं, ठीक है, हर 150 लोगों की जो आवश्यकता है, उसकी जो नीड्स है, उसकी सप्लाई हम भारत वाले लोग खुद ही करें और उसके लिए जो जरूरी जितनी मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में हो। और मैन्युफैक्चरिंग तभी होगी, ज्यादा कंपनियां की, ज्यादा कंपनियां तभी आएगी यदि कर की रेट कम होगी। सिंपल सी बात, इन्होंने ये बहुत बढ़िया स्टेप है। एक करदाता सेवाओं की कुछ इन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसी सेवाएं दी है जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा है। एक तो जैसे कर रिटर्न प्रोसेस करने की औसत समय सीमा 93 दिन से घटकर 10 दिन कर दी, ठीक है। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट इनका बहुत बढ़िया स्टेप है, फेसलेस असेसमेंट। जैसे इनकम टैक्स का जो मूल्यांकन होता है, जैसे मैंने आईटीआर फाइल कर दी, मैंने बता दिया कि साहब मेरी इतनी कमाई है, इतना टैक्स है, तो मेरे कमाई वास्तव में मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, तो सरकार इसका चेक करती है। अधिकारी चेक करेगा तो माना जाता है कि इंसान होने के नाते उसके अंदर लोभ लालच आ सकता है, वो मेरे साथ गलत भी कर सकता है, करप्शन कर सकता है। इसकी जगह टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, फेसलेस, मतलब सामने मैं नहीं होऊंगा, सामने अधिकारी नहीं होगा, तो मेरा असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए 26AS फॉर्म और पहले से भरे जाए टैक्स रिटर्न विवरण के साथ इनकम टैक्स को अपडेट कर दिया जाएगा। सीमा शुल्क सुधारों से आयातित माल छोड़ने के समय में कमी आई। जो अंतरदेशीय कंटेनर डिपो है उसके घंटे 47% 71 घंटे हो गए। एयर कार्गो परिश्रम 28% 44 घंटे रह गए। कहने का मतलब जो माल ढोने का जो जैसे कि बंदरगाहों पे माल खाली होता है, माल चाहे हम निर्यात करें चाहे आयात करें, वो जल्दी खाली होने लग गया, उससे क्या टाइम बच गया, तो उस चीज पे है, ठीक है। अब इन्होंने बोला अर्थव्यवस्था तब और अब, तब मतलब इन्होंने बोला 2014 से पहले, अब मतलब 2014 से 24 के बीच है।
मतलब ये कुल मिला के अपने 10 सालों को और मनमोहन सिंह जी के 10 सालों को तुलना करें, उन्होंने कहा है कि वर्ष 2004 में अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रशासन प्रणाली को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी हमको देगी। तब समय की जरूरत थी निवेश आकर्षित करना, ठीक है, उसकी जगह बहुप्रतीक्षित सुधारों की समर्थन जुटाना, लोगों में उम्मीद जगाना। तो ये सब हमारे लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें थी, इसलिए हमारे को बहुमत दिया। लोग बिल्कुल व्यवस्था से परेशान थे मनमोहन सिंह जी की, उनको काफी चीजों में हमसे उम्मीद थी, अच्छे रोजगार की, अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है। हमने नेशन फर्स्ट का नारा दिया, मतलब नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ठीक है। और अब यह देखने का उचित समय है कि 2014 तक हम कहां थे, अब कहां हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि पिछले 10 साल में हमने जो किया है, इनका कुल मिला के कंपेरिजन ज्यादा करने की कोशिश की है 2004 से 14 और 2014 से 24। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी जिसे यूपीए सरकार बोला जाता है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, इसको एनडीए सरकार बोला जाता है। इसमें मुख्य घटक दल बीजेपी है, यहाँ पे मुख्य घटक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसके मोदी जी है। तो इन्होंने पिछले 10 सालों की तुलना और अपने 10 सालों की तुलना की है। कुल मिला के सार यही है, बजट के अंदर जो पहले से पुरानी आ रही जो स्कीमें थी, कार्यक्रम में थी, उसमें पैसा बढ़ा दिया गया है, उसी में सुधार की गुंजाइश की है। नई स्कीमें नहीं लॉन्च की, उसके पीछे सीधा सा कारण क्योंकि अंतरिम बजट था, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो मतलब सरकार ने अपनी ये बजट में बताया, मैंने आपके सामने कुछ बताया है। यदि फिर भी आपको लगता है कि कुछ में और सुधार की, जैसे कुछ और बजट से चर्चित कोई मुद्दा हो, तो आप हमें बता सकते हो। मैं उसमें और नया वीडियो के साथ आपको बजट की हर चीज पहलू बताने को तैयार हूँ, ठीक है। और सब आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल में जो भी लोग हमारी क्लासों को देख रहे हैं, वो अच्छे से क्लास को सुनो, ठीक है, समझने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि अपना नोट्स वोट्स बनाओ उसके लिए कुछ, ताकि कल को आप एग्जाम दो तो रिवीजन करते वक्त आपको दिक्कत ना हो। और मैं फिर आगे नई नई वीडियो ऐसे लाता रहूँगा। और उसके अलावा यदि आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो क्लासरूम में या किसी वजह से आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें, हमारी टीम को बता भी सकते हो। आइए, में टीम आपके साथ खड़ी है और हम नया वीडियो फिर लाएंगे या फिर क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। राम राम भाइयों, राम राम।